हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुमन मौर्य और हम डिस्कस कर रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक, तो वहाँ पे हम लोग फर्स्ट लेक्चर डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने बेसिक जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस होते थे उनको हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमारी सेकेंड लेक्चर है। इसमें हम लोग थोड़ी छोटी मोटी बेसिक बातें करेंगे जिनसे जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं, और उसके बाद हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी मोल कॉन्सेप्ट को। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। आपने कोई मॉलिक्यूल ले रखा है, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले रखा है, आपने हीलियम मॉलिक्यूल ले रखा है, आपने मीथेन मॉलिक्यूल ले रखा है, तो उसमें जितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उन्हीं को उसकी एटॉमिसिटी कही जाती है। जैसे हमने हाइड्रोजन की बात करी, हाइड्रोजन गैस की, तो इसकी एटॉमिसिटी इस टाइम ये, इसमें 2 एटम्स हाइड्रोजन के प्रेजेंट है, इस वजह से इसको आप डायटोमिक कहते हो। ठीक है, हीलियम हो गया, तो हीलियम क्या है, इसमें हीलियम ही है, ये सिर्फ ऐसा हीलियम 2 हमने नहीं लिखा हुआ है, हीलियम 3 नहीं लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये मोनोएटॉमिक है। यहाँ पे सिर्फ एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट है इसके मॉलिक्यूल में, अभी इस टाइम तो सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है। हम लिख दें SO2। अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड है ये, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 1 सल्फर है, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएगा, ये ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं NH3 अमोनिया मॉलिक्यूल। इसमें क्या है, इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 1 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे टोटल कितने एटम्स हो गए, 4 एटम्स हो गए, तो ये क्या कहलाएगा, ये टेट्राएटॉमिक इसको आप कह सकते हो। उसके बाद CH4 हो गया, तो इसमें टोटल कितने एटम्स है, इसमें 5 एटम्स है इसके एक मॉलिक्यूल में, तो इसको आप पेंटाटॉमिक कहते हो, या फिर जब 2-3 से ज़्यादा जब एटम्स होने लगते हो तो आप उनको सिंपल सा पॉलीटॉमिक भी की कैटेगरी में भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया। एटॉमिसिटी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अगर आपने हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ले रखा है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स उसके टोटल कितने हैं, तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे देखिए, आपको पता है ये जो H2 मॉलिक्यूल होगा वो 2 हाइड्रोजन से मिलकर के बना होगा, इसलिए इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, ये डायटोमिक हो जाएगा। SO2 यहाँ पे 3 एटम से मिलकर के बना हुआ है, ये इसलिए ट्राइएटॉमिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई एटॉमिसिटी के बारे में। अब एक टर्म आती है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होती है, ये होता है आपका ठीक है, ये क्या होती है वेपर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द पर्टिकुलर गैस, जिस भी गैस के लिए आप मेजर करना चाहते हो, और डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी को हम स्टैंडर्ड रेफरेंस मान करके चल रहे हैं, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कोई एक पर्टिकुलर आपने मीडियम ले रखा हुआ है, वहाँ पे आपकी जो डेंसिटी गैस की है, जो भी गैस आपने डाल रखा है, उसको आप हाइड्रोजन की डेंसिटी से मेजर करते हो, तो वहाँ पे जो भी वैल्यू आपकी निकल करके आती है वो आपकी वेपर डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया वेपर डेंसिटी। अब इसके बाद ये एक है मॉलिक्यूलर वेट। कभी कभी आपको कोई मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली नहीं गिवन होता है, फिर फॉर्मूला आपको गिवन नहीं है, उनकी वेपर डेंसिटी के बारे में कुछ मेंशन किया गया रहता है, तो मॉलिक्यूलर वेट का वेपर डेंसिटी के साथ में क्या रिलेशन होता है, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। यहाँ पे वेपर डेंसिटी को हम शॉर्ट में VD लिख दे रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी होता है। ये छोटे छोटे कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो कि आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। हमारा एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम बहुत सारे हमारे जो नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपने आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट जनरली ऐसे ही आइसोटोप्स में लगता है। वहाँ पे क्या होगा, आपका जो भी एलिमेंट रहेगा, एलिमेंट तो सेम रहेगा बट अब वो डिफरेंट मासेस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर एक ही एलिमेंट के डिफरेंट मासेस हैं तो हम उनमें से किसी एक को भी उठा नहीं सकते हैं। अगर अपने कैलकुलेशन करनी है तो किसी एक को हम सेलेक्ट कर लें, दूसरे को रिजेक्ट कर दें, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनका जनरली हम उनकी परसेंटेज अबंडेंस के हिसाब से उनका एवरेज एटॉमिक मास निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उनको हम कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो कि आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, देखिए कार्बन हो गया, ये कार्बन 12, कार्बन 13,
कार्बन 14, इन 3 आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन हो गया, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि अपने डिफरेंट मासेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, फिर आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होता है, ठीक है। अब अगर हमें इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास कार्बन का अगर हमें एटॉमिक मास निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इनमें से किसी एक को ऐसे नहीं सेलेक्ट कर लेते हैं, हम इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, फिर उसको यूज़ करते हैं, ठीक। अब देखिए, अगर मुझे एवरेज एटॉमिक मास की कैलकुलेशन करनी है तो क्या होगा, इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। उसकी जो टोटल अबंडेंस है, अब टोटल अबंडेंस तो किसी भी एलिमेंट की 100% ही होगी, तो यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया। ए क्या होता है, ए ये आपका जो भी स्पीशीज था उसकी एटॉमिक वेट को यहाँ पे शो करता है, और एक्स क्या है, एक्स उसकी रिलेटिव अबंडेंस को शो करता है, ठीक है। वो नेचर में कितना प्रेजेंट है, कितने परसेंट प्रेजेंट है, 70% प्रेजेंट है, 75% प्रेजेंट है। इस तरीके से जो ए होता है वो एटॉमिक वेट ऑफ द आइसोटोप को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे एक्स जो होता है वो रिलेटिव अबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। अब कोई भी एलिमेंट है, जैसे क्लोरीन की बात करते हैं, तो उसके अगर 3 आइसोटोप्स हैं या फिर 2 आइसोटोप्स हैं उसके, तो उन दोनों का जो सम होगा वो तो 100% होगा, उससे ज़्यादा तो कोई एग्जिस्ट कर नहीं रहा है। तो यहाँ पे उनका टोटल अबंडेंस होता है, और यहाँ पे A1X1, ए क्या है उसका कोई एक पर्टिकुलर जो आइसोटोप, मान लो क्लोरीन 35 है और क्लोरीन 37 है, तो यहाँ पे ये बाकी के टर्म्स हट जाएंगे, A1X1 प्लस A2X2 हो जाएंगे सिर्फ, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं। इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेचुरली अकरिंग क्लोरीन इज 75% इन क्लोरीन 35 विच हैज़ एटॉमिक वेट ऑफ 35 एंड 25% इन क्लोरीन 37 हैविंग 37 AMU इसका वेट है। कैलकुलेट इट्स एवरेज एटॉमिक मास। देखिए, ये जो क्वांटिटी है ये इसका एटॉमिक वेट है, और ये जो टर्म है ये इसका परसेंटेज अबंडेंस है, नेचुरली ये कितने परसेंट में एग्जिस्ट कर रहा है वो उसका परसेंटेज है। तो यहाँ पे हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A1X1, A1 वहाँ पे क्या था, कोई भी पर्टिकुलर आइसोटोप है तो उसका जो भी एटॉमिक मास था, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आइसोटोप क्या है हमारा, 35 वाला है, 35 और इनटू उसकी रिलेटिव उसकी जो अबंडेंस थी वो, तो इसकी 35 एटॉमिक मास यूनिट वाले आइसोटोप की परसेंटेज अबंडेंस कितनी थी, 75%, तो 35 इंटू 75 हो जाएगा, प्लस सेकेंड आइसोटोप है क्लोरीन 37 है, और 37 वाले की अबंडेंस कितनी है 25% यहाँ पे, इंटू 25 और डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो बस इसी चीज़ को आप सॉल्व कर लेंगे, इस तरीके से आपका एवरेज एटॉमिक मास इनका निकल के चला आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से एवरेज एटॉमिक मास से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, छोटा सा फॉर्मूला है A1X1 प्लस A2X2, वहाँ पे A1 किसको डिनोट करता है, एटॉमिक मास ऑफ द आइसोटोप के, और X किसको डिनोट करता है वहाँ पे जो रिलेटिव उसकी अबंडेंस होगी उसको, ठीक। अब देखिए, ये तो कुछ कॉन्सेप्ट्स थे छोटे मोटे जिनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हमारा आता है मेन टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट को जानने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अप टू 30 तक जो भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में उनके जो एटॉमिक वेट्स हैं उनको आप लोग मेमोराइज करना शुरू कर दो, उनको लर्न करना शुरू कर दो, क्योंकि अभी क्या है डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस मोल कॉन्सेप्ट से बनते हैं, तो वहाँ पे आपको उनका मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। तो इसलिए आप अप टू 30 तक आप लोग लर्न कर लोगे, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। 30 तक नहीं होता तो 20 तक कर लो, वो सफिशिएंट है। बट कुछ के मैं बता देती हूँ, जैसे हाइड्रोजन है तो इसका एटॉमिक मास होता है 1, हीलियम हो गया तो इसका एटॉमिक वेट होता है 4, लिथियम हो गया तो इसका हो गया 6, ठीक है। और बेरिलियम हो गया 9, बोरॉन हो गया 10, कार्बन हो गया 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन
16, ठीक है। फ्लोरीन हमारा हो गया 18, नियॉन हो गया 20, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सोडियम पे, ये कितना होता है 23 होता है, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम हमारा हो जाता है 27, और उसके बाद आता है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन हो गया 28, ठीक है। फिर फॉस्फोरस हो गया, तो ये फॉस्फोरस होता है 31.5, ठीक। तो इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया आइडिया क्या होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, अप टू 20 तक तो आप मिनिमम इनको लर्न कर लो। जैसे कैल्शियम हो गया, तो कैल्शियम का 40 हो गया, ठीक है। आपको जनरली कैलकुलेशन में ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अब ये तो मैंने बताया एटॉमिक मास इनका। अब अगर ये मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ बनाना शुरू कर दें, जैसे एक सिंगल एटम है उसका जो आप वेट निकालते हो तो उसको आप एटॉमिक वेट कहते हो। अब अगर यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल आपको दे दिया गया, ठीक है, CH4, यहाँ पे ये एटम नहीं है, ये मॉलिक्यूल है। अब अगर आपको इसका एटॉमिक वेट निकालना हो तो आप कैसे करोगे, कुछ इसमें कोई तिक्रम नहीं है, ये सिंपल सा है। क्या करना है आपको, इनका जो एटॉमिक वेट आपको पता था, कार्बन का मैंने अभी 12 बताया, हाइड्रोजन का 1 बताया, तो आपको क्या करना है, उनका जितने भी कोई भी स्पीशीज़ है, तो इसमें कार्बन के कितने एटम्स हैं, एक एटम है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई उस एक एटम का एटॉमिक वेट कितना है 12, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई हाइड्रोजन के एक एटम का मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट कितना होता है 1, बस इसी को सम कर लेना है, तो आपको कितना हो जाएगा 12 + 4 16 हो जाएगा। तो इस पूरे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम निकालते हैं SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड का, तो यहाँ पे सल्फर का कितना होता है, सल्फर का अकेले होता है 32, और सल्फर का एक ही एटम है, प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का होता है 16, और ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने एटम्स हैं 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 × 2, ये कितना हो जाएगा टोटल 64, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मॉलिक्यूलर वेट्स भी निकालने आने चाहिए। मैं कुछ मॉलिक्यूलर वेट्स आपको यहाँ पे हम लोगों ने कुछ मॉलिक्यूलर वेट्स लिख रखे हुए हैं जो कि जनरली आपको क्वेश्चंस सॉल्व करते टाइम आपको मिलते हैं ये, ठीक है। तो आपको मैंने निकालना भी बता दिया कैसे निकालना है। किसी एक इसमें क्या करना है आपको, इनके रिस्पेक्टिव जितने भी इनमें एटम्स है और जो जो एटम्स, जैसे यहाँ पे अगर कार्बन का एटम है तो कार्बन के एक एटम का मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट कितना होता है 12, और उसके बाद हाइड्रोजन के एक एटम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 1, और उसमें टोटल एटम्स उसके कितने हैं 4। तो आपको उनको क्या करना है, सम कर लेना है, ठीक है, उनके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करके और फिर बाद में उन दोनों को आपस में ऐड कर लेना है। तो ये 16 हो गया। इसी तरीके से NH3 आप निकालोगे, नाइट्रोजन का अकेले कितना होता है 14 प्लस हाइड्रोजन के एक एटम का 1 होता है और इसके 3 एटम्स हैं इंटू 3, तो 14 + 3 कितना हो जाएगा 17। इस तरीके से मान लो आपने H2SO4 का निकाला, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं आपको यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, तो 2 × 1 प्लस सल्फर का कितना होता है 32, फिर प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का 16 होता है और 4 का कितना हो जाएगा 16 × 4, ठीक है। तो आप उसको जब सम करते हो तो वो 98 के इक्वल आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप सारे ही जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट आसानी से निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, उसका 98 होता है। H3PO4 क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, ठीक, उसका भी 98 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट उसका 100 है, कैल्शियम क्लोराइड है 111, सोडियम क्लोराइड जनरली आपको देखने को मिलेगा 58.5 है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड 36.5, नाइट्रिक एसिड 63, एसिटिक एसिड है 60 है, NH2CO NH2 ये क्या होता है, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है, यूरिया 60 होता है इसका। KClO3 हो गया 122.5, C6H6 क्या है, बेंजीन होता है 78 इसका हो गया। इथेनॉल है यहाँ पे, इसका 46 है। C6H12O6 ये किसका फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज का भी कितना हो गया 180 हो गया। तो यहाँ पे तो मैंने कुछ मॉलिक्यूलर वेट्स आपको लिख करके दे दिए हैं, आप इसको समझ लो कैसे निकाला जाता है, ठीक। और फिर आगे जब भी मॉलिक्यूलर वेट्स कैलकुलेशन में आएंगे तो आप आसानी से निकाल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम लोग ये जो मोल टर्म है इसको समझ लेते हैं कि मोल क्या होता है। अ मोल इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एंटिटीज एज देयर आर इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। तो मोल का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ कि एक डजन, हम लोग मार्केट में जाते हैं, हम क्या करते हैं, अगर हमें चेयर लेना है तो हम उसको कहते हैं कि शॉप वाले को मान लो हमें 12 चेयर्स लेने हैं, तो हम कहेंगे हमें 1 डजन चेयर दे दो। तो हमें ये नहीं बोलना पड़ता कि हमें 12 चेयर दे दो, हम डायरेक्टली बोलते हैं कि हमें 1 डजन चेयर दे दो।
ठीक है। या फिर हमें अगर बनाना लेने जाना है तो हम बोलते हैं 1 डज़न हमें बनाना दे दो, तो वो उसमें 1 डज़न मतलब 12 है क्वांटिटीज़, ठीक है। कोई भी चीज़ का अगर कोई भी चीज़ को अगर 12 इन पीसेज अगर वो चीज़ें हैं आपको उतनी पूरी लेनी है तो आप उसके लिए 1 डज़न यूज़ करते हो, ठीक है। इसी तरीके से आपको कोई भी चीज़ लेनी है, जैसे आपको 1 kg कोई चीज़ लेनी है, आपको 1 लीटर कोई चीज़ लेनी है, तो डिफरेंट सब्सटेंसेस को मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स बनी होती है, किलोग्राम या फिर लीटर्स में या फिर डजन में, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट चीज़ों को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स बने होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो एटम्स हैं, एटम्स बहुत ही स्मॉल होते हैं, नेग्लिजिबली स्मॉल होते हैं और उनको आप देख नहीं सकते हो, तो आप उसको डजन में या किलोग्राम में मेजर करोगे नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एटम्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम मोल में मेजर करते हैं, ठीक है। तो 1 मोल बराबर क्या होता है, 1 मोल वो क्वांटिटी होती है, 1 मोल उतनी क्वांटिटी होती है जितना अगर आप क्या करते हो कार्बन 12 का, जो कार्बन 12 आइसोटोप होता है, कार्बन के 3 आइसोटोप्स मैंने बताया, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तो उसमें से हम कार्बन 12 को अगर उठाते हैं और उसका सिर्फ हम 12 ग्राम ही लेते हैं और उसमें जितने उसके एटम्स आते हैं ना, तो जितने एटम्स उसके आते हैं उसी को हमने 1 मोल मान के रखा हुआ है। तो 1 मोल में उसके कितने एटम्स आते हैं, इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। 1 मोल में उसके 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स आते हैं। ये जो क्वांटिटी है इसको आपको, ये जो क्वांटिटी है इसको आपको लर्न करना हो, क्योंकि ये बेसिक है, इसको आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, 1 मोल क्या होती है, वो क्वांटिटी होती है, वो अमाउंट होता है जितना कार्बन 12 आइसोटोप का अगर आप 12 ग्राम लेते हो एग्जैक्टली, फिर उसमें आप नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करते हो तो इतने नंबर्स निकल करके आते हैं और वही टोटल इतने नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं 1 मोल में काउंट की जाते हैं। जैसे 1 डज़न आप मेजर करते हो तो वहाँ पे क्या है 12 पीसेज ऑफ चेयर्स हैं या फिर 12 पीसेज ऑफ बुक्स हैं। 1 किलोग्राम मेजर करते हो तो वहाँ पे 1000 ग्राम्स होते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से क्या होता है, 1 मोल किसके बराबर होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स के बराबर होता है। अगर 1 मोल आपने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले रखा है तो वहाँ पे उसके इतने मॉलिक्यूल्स हैं और उसके इतने एटम्स हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक। या फिर आपने 1 मोल हीलियम एटम ले रखा है, 1 मोल हीलियम ले रखा है तो वहाँ पे उसके 1 मोल में उसके इतने एटम्स हो जाएंगे, ठीक है। देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, हमने बताया कि 1 मोल बराबर इतनी एंटिटीज़ होंगी। अगर आप कोई एटॉमिक स्पीशीज़ को मेजर कर रहे हो तो वहाँ पे उसके 1 मोल में इतने एटम्स हो जाएंगे। अगर आप कोई मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ को मेजर कर रहे हो तो उसके 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब देखिए ये जो क्वान्टिटी होती है इतनी, इसको आप क्या कहते हो, इसको एवोगैड्रोस नंबर से हम डोनेट करते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं। ये जो क्वांटिटी है इसको हम एवोगैड्रो नंबर से डिनोट करते हैं और उसको हम शॉर्टकट में NA लिखते हैं। मैंने तिरछा लिख दिया यहाँ पे, इसको हम NA एवोगैड्रो नंबर से इसको हम डिनोट करते हैं, ये जो क्वांटिटी है इसको, ठीक है। तो 2 टर्म आते हैं, एवोगैड्रोस नंबर और एवोगैड्रोस कांस्टेंट, ठीक है। तो पिछले कुछ सालों पहले IIT में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक टर्म है एवोगैड्रो नंबर और एक टर्म है एवोगैड्रोस कांस्टेंट। आपको इनमें से बताना है कि दोनों में से डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन सी है। ठीक है, आपको इनमें से बताना है कि दोनों में से डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन सी है। तो देखिए जो एवोगैड्रो नंबर होता है, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, यही जो नंबर होता है उसी को आप एवोगैड्रो नंबर कहते हो। इतना जो नंबर होता है इसी को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे तो कोई भी यूनिट इसके साथ में नहीं लगी हुई है तो डेफिनेटली ये डायमेंशनलेस हो जाएगा। व्हाट अबाउट एवोगैड्रोस कांस्टेंट, एवोगैड्रोस जो कांस्टेंट, एवोगैड्रोस कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। आपका एवोगैड्रोस कांस्टेंट क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स पर मोल। 1 मोल में इतने एटम्स या फिर इतने मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो इसकी यूनिट क्या गई, पर मोल। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्वांटिटी ये डायमेंशनलेस नहीं हो जाएगी, आपको उसको मोल्स या एटम्स या मॉलिक्यूल्स के टर्म में आपको इसको रिप्रेजेंट करना होता है। तो इसलिए जो एवोगैड्रोस कांस्टेंट है वो ये पूरा है, इतने पर मोल। लेकिन एवोगैड्रोस नंबर की अगर कहीं बात करी जाए तो वो सिर्फ इतना होता है। तो जो एवोगैड्रोस नंबर है वो डायमेंशनलेस है, बट जो एवोगैड्रोस कांस्टेंट है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी
नहीं होती है, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि एक मोल में इतने नंबर ऑफ एटम्स या फिर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है हमारा मोल कॉन्सेप्ट एक्चुअल में शुरू होता है यहाँ पे। मोल कॉन्सेप्ट के जरिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो कोई भी स्पीशीज़ का अगर हमें नंबर ऑफ मोल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, गिवन वेट मतलब कितना उसका सैंपल हमें दिया गया है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट या फिर उसके एटॉमिक वेट करते हैं। अगर हमें उसका नंबर ऑफ मोल निकालना होता है तो नंबर ऑफ मोल्स, जो मोल्स होते हैं उनको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको स्मॉल एन से हम डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय, अगर हम कोई एटॉमिक स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं तो उसका एटॉमिक वेट, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन वेट ओवर इट्स एटॉमिक वेट हो जाएगा। अगर हम कोई मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ हमने ले रखी है तो वहाँ पे n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के तरीके। आपको कोई सैंपल दिया गया है, आपको उसमें से बोल दिया कि आपको मैंने मीथेन दिया हुआ है, मीथेन का हमने आपको 1.6 ग्राम दिया हुआ है, तो आप बताइए कि इसमें इसके 1.6 ग्राम्स में इसके कितने मोल्स हो जाएंगे ना। तो क्या हो जाएगा, अगर देखिए अभी पहले हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा। सबसे पहले 1.6 ग्राम तो हमने आपको दिया हुआ है, हमने बोला कि 1.6 ग्राम्स में इसके कितने मोल्स हो जाएंगे। 1.6 ग्राम क्या है, गिवन क्वांटिटी, गिवन वेट आपका, तो 1.6 ग्राम्स आपको दिए गए हैं। 1.6 डिवाइड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, इसका 12 और इन चारों का 4 हो जाएगा, 12 प्लस 4 16 हो जाएगा। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट 16 होता है, तो ये 16 हो जाएगा। अब ये क्या है, 16 डिवाइड बाई 160 करोगे तो ये 0.1 निकल करके यहाँ पे चला आएगा। तो इसके 1.6 ग्राम्स में इसके कितने मोल्स हो जाएंगे, 0.1 मोल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, गिवन वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट, आप इस तरीके से इनको रखते हो। तो ये तो हो गया कोई एटॉमिक स्पीशीज़ थी तो उसके लिए आपने गिवन वेट ओवर एटॉमिक वेट कर दिया। मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ थी तो गिवन वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट कर दिया। अब अगर कोई गैशियस स्पीशीज़ है आपके पास में, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, तो उनको आप कैसे मेज़र करते हो, उनको मेज़र करने का एक अलग ही तरीका होता है। रहने तो इरेज नहीं करते हैं। ठीक है, कोई गैशियस मॉलिक्यूल अगर है तो वहाँ पे क्या है, उनके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू ओवर लीटर होता है। यहाँ पे एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ये क्या होता है आपका ग्राम पर मोल होगा। ये जो है ये भी ग्राम पर मोल होगा, और वेट तो ग्राम में लिया ही जाता है, इसको भी आप ग्राम में लोगे और इसको भी आप ग्राम में लोगे, ठीक है। तो ये इनकी यूनिट्स होती हैं, एटॉमिक वेट की यूनिट ग्राम पर मोल, इसकी भी यूनिट ग्राम पर मोल रखोगे। और यहाँ पे वॉल्यूम रख रहे हो आप। अगर कोई गैशियस मॉलिक्यूल है उसका आपको नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, उसके गिवन वॉल्यूम आपको वो कितना दिया गया है डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। इतना मैं आपको एक छोटा सा बात बता दूँ कि कोई भी गैशियस स्पीशीज़ अगर है तो उनके एक मोल में, जैसे मैंने अभी बताया कि नॉर्मल अगर कोई स्पीशीज़ है तो उसके एक मोल में कितने एटम्स आते हैं या फिर कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं, मैंने बताया था अभी कि 1 मोल इक्वल्स टू एविगेरो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, ठीक है। 1 मोल इक्वल्स टू एविगेरो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल होते हैं, ये मैंने अभी बताया था। उसी तरीके से अगर कोई गैसियस स्पीशीज़ है तो उसके एक मोल में उसके कितने वॉल्यूम आते हैं, 22.4 लीटर वो ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। अगर कोई भी स्पीशीज़ है, अगर कोई गैसियस स्पीशीज़ है, आपने उसका एक मोल ले रखा है तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, वो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे गैसियस स्पीशीज़ का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होंगे तो आप उनके वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम ओवर 22.4 लीटर। अगर ये लीटर में है तो आपको वॉल्यूम भी लीटर में रखना होगा। अगर वॉल्यूम आपको जो गिवन है वो मिलीलीटर्स में गिवन है तो आपको भी इसको नीचे वाली क्वान्टिटी को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना होगा। ये तो लीटर पर मोल हो जाएगा। इसको अगर आपने ml में कन्वर्ट कर दिया, ये अगर आपका ml में गिवन है, मिलीलीटर में गिवन है, तो आपका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 22,400
मिलीलीटर पर मोल। ठीक है, इस तरीके से आप इसको निकाल लोगे। तो ये तो हो गए कुछ फॉर्मूलाज जो कि आपके मोल कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, हाँ, इसके आगे मैं थोड़ा सा इसको और इसमें एक्सपेंड कर देती हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक मोल बराबर इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। अभी तो यहाँ पे आपने इनका वेट का रिलेशन निकाल लिया। अगर आपसे बोल दिया जाए कि मैंने अभी आपको बोला था कि 1.6 ग्राम आपको मैंने मीथेन दिया था, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1.6 ग्राम्स में इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, ये आपका बराबर हो जाता है मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर एटॉमिक वेट वाले में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिवन नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स पर मोल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आप उसको दो तरीके से कैलकुलेट, अगर आपको वेट की क्वांटिटी गिवन है तो आप इससे निकाल सकते हो। इसी के इक्वल में अगर आपको मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स की क्वांटिटी दे दी गई है कि आपको 1.033 इंटू 10⁻23 एटम्स दे दिए गए हैं, बताइए उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। अगर एटम्स के रिस्पेक्ट में बात करी जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिवन नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स पर मोल हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरीके से अगर मॉलिक्यूलर वाले में बात करी जाएगी तो यहाँ पे गिवन नंबर इसके इक्वल में क्या हो जाएगा, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको निकालना भी, फॉर्मूला हम पुट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते हैं तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करेंगे हम मोल कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट को जब भी आपको लगाना है, आपको सबसे कुछ बातों को बिल्कुल बेसिक से ध्यान में रखनी है। आपको कुछ नंबर्स आपको हमेशा ध्यान रखने हैं कि 1 मोल इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻22। ये आपका एटम हो सकता है या फिर ये आपका मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, ये तो मैंने एटम या मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बात कर ली। इसी के बराबर हो सकता है, जैसे मान लो अब सारे डिफरेंट गैसेज है तो उनका मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है, तो एक मोल बराबर, जैसे मान लो मैं बात कर रही हूँ ऑक्सीजन गैस की। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस का अगर मैंने 1 मोल लिया हुआ है तो उसका वेट वहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस के 1 मोल का वेट कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन के एक एटम का वेट होता है 16 ग्राम्स। तो यहाँ पे अगर 2 एटम्स है O2 मॉलिक्यूल में तो कितना वेट हो जाएगा, 32 ग्राम्स। तो ऑक्सीजन के 1 मोल का वेट हमेशा ही 32 ग्राम होगा और इसके 32 ग्राम्स में कितने इसके एटम्स आ जाएंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर स्पीशीज है तो इतने मॉलिक्यूल्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन के 1 मोल में इतने ग्राम आ जाएंगे और उसके इतने ग्राम इक्वल्स टू इतने मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, आपको उसके वेट से उसका मोल कैलकुलेशन पूछा जा रहा है या उसके मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स से उसके मोल का कैलकुलेशन पूछा जा रहा है, उसके मॉलिक्यूल्स या फिर उसके एटम्स से उसका वेट का कैलकुलेशन पूछा जा रहा है। उसके हिसाब से आप यहाँ पे फॉर्मूलाज अप्लाई करोगे। ये मैंने ऑक्सीजन की बात करी। अगर यहाँ पे मैं O2 हटा करके यहाँ पे N2 रख दूँ तो 1 मोल नाइट्रोजन के 1 मोल बराबर क्या हो जाएगा, उसके 1 मोल का वेट कितना हो जाएगा, 14 2 28 ग्राम हो जाएगा, इतने ग्राम पर मोल हो जाएगा। और उसके 1 मोल में इतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो ये तो क्या सबसे बेसिक सा बात कि कोई भी क्वेश्चन अगर मोल कैलकुलेशन का है तो आप ये चीज़ लिख करके रख लोगे कि उसके 1 मोल बराबर कितने एटम्स होते हैं और उसके 1 मोल का वेट कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ पीस ऑफ कॉपर वेज 0.635 ग्राम, हाउ मेनी एटम्स डज इट कंटेन। आपको कॉपर का वेट दे दिया गया है, आपसे बोला गया है कि उसके अंदर कितने एटम्स हैं। तो देखिए यहाँ पे वेट को एटम से कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हम सिंपल से क्या करते हैं, सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं। आप अभी बेसिक लेवल से सीख रहे हो तो आप क्या करो, पहले मोल निकाल लिया करो, फिर एटम या फिर किसी भी चीज़ को निकाला करो। तो हमें कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट पता है। मॉलिक्यूलर वेट मतलब क्या होता है कि उसके 1 मोल का वेट जो होता है वही उसका मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है। ठीक, या फिर एटॉमिक वेट उसका कहलाता है। तो कॉपर एक एटम है तो कॉपर की इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 63.5 ग्राम पर मोल होता है। ये इसका एटॉमिक वेट हो गया। तो अगर इसका एटॉमिक वेट 63.5 है तो इसकी 1 मोल का वेट कितना हो जाएगा, 63.5 हो जाएगा ना, डेफिनेटली उतना ही होगा। और उसकी 1 मोल में इतने नंबर ऑफ एटम्स भी रहेंगे, ये भी हमें पता है। और इसको हम शॉर्टकट में Na एटम्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर को हम इससे भी तो डिनोट करते हैं, तो Na एटम्स। तो ये इसके 1 मोल का वेट है। आपको कितना गिवन है, 0.635।
ना। तो अगर एक मोल का वेट इतना है तो इतने मोल का वेट कितना हो जाएगा, आप n कैलकुलेट कर लो, गिवन वेट 0.635 डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट, तो इसका एटॉमिक वेट 63.5 है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0.01 मोल्स। ठीक है, 0.01 मोल्स आ गया। अगर हमें पता है कि इसके एक मोल में इसके n नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं ना, एक मोल में इतने एटम्स रहते हैं, तो 0.01 मोल्स में कितने एटम्स रहेंगे, 0.01 मोल्स में इसके इतने इंटू n नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन के दौरान हम इसको अभी छोटा ही फॉर्म में लिख रहे हैं। तो 0.01 अगर एक मोल में इतने नंबर ऑफ एटम्स होते तो 0.01 मोल अगर हमारे पास है तो उसमें कितने एटम्स हो जाएंगे, इतने इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वेट ऑफ 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन की बात करी जा रही है, तो हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, कार्बन के एक मोल का वेट कितना होता है, 12 ग्राम होता है, और इसके एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, Na नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, Na नंबर ऑफ एटम्स होते हैं इसमें, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। आपको बोला गया है एवोगैड्रो नंबर क्या होता है यहाँ पे 6.023 इंटू 10⁻23। आपसे बोला गया है अगर इतने एटम्स सिर्फ होते ना, इतने एटम्स मिलकर के 12 ग्राम बना रहे हैं, तो पूछा जा रहा है इतने एटम्स मिलकर के कितना ग्राम बनाएंगे। तो अगर एटम्स की कैलकुलेशन है तो ये भी हम पहला तो सिंपल तरीके से कर सकते हैं, दूसरा हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। पहले हम फॉर्मूला वाला बताते हैं फिर सिंपल तरीका बताते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था कि गिवन नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम। ठीक है, इतने नंबर ऑफ एटम पर मोल। अब मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था, तो गिवन नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इतने हैं। एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं आपको पता है। ठीक है, तो इसको उधर बंद कर दो। यहाँ पे इसके आगे हम अगर कंटिन्यू करते 12.044 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23, ये एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम हो गया, ये आपका गिवन नंबर ऑफ एटम्स हो गया। आपको ये जब इसको सॉल्व करोगे तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इसका एग्जैक्टली डबल ये क्वांटिटी है ऑलमोस्ट, तो ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, आपके नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट करो तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 2 मोल्स आपके पास में, 2 मोल्स आपके पास में बन रहा है। इतने एटम्स में आपके पास 2 मोल है। आपसे मोल नहीं पूछा जा रहा, आपसे वेट पूछा जा रहा है। तो आपको पता है अगर इसकी एक मोल का वेट 12 ग्राम है तो 2 मोल का वेट कितना हो जाएगा, 24 ग्राम। ठीक है, अगर एक मोल का 12 ग्राम निकल करके आ रहा था तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, 24 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया, मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया। अब दोबारा आप इसको नॉर्मली देख के भी समझ सकते थे कि ये जो क्वांटिटी है इस Na वाले की एग्जैक्टली डबल है। तो अगर इतना बराबर 1 मोल होता है तो इतने बराबर 2 मोल हो जाएगा, और फिर 1 मोल का वेट अगर 12 ग्राम होता है तो 2 मोल का 24 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वेट भी यहाँ पे निकल गया आपका। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। अब देखिए मीथेन में, तो अगर एक मॉलिक्यूल हम मीथेन का लेते हैं, CH4 का एक मॉलिक्यूल हम लेते हैं, तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स और 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक मीथेन के मॉलिक्यूल में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर 1 मोल हमारे पास मीथेन मॉलिक्यूल होता, मीथेन होता, तो 1 मोल मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते, 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। लेकिन अगर 1 मोल होता तब तो हमें पता होता कि वहाँ पे 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट हमारे पास है कितना, 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन दिया हुआ है। तो हम पहले पता करेंगे कि इसके 1.6 ग्राम में इसके कितने मोल्स होते हैं। तो अगर हमें इसका मोल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, गिवन वेट कितना है 1.6 डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मीथेन का 16 होता है, 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो 1.6 डिवाइड बाई 16, तो ये आपका 0.1 मोल निकल करके आ जाएगा। अगर 1 मोल मीथेन मॉलिक्यूल हमारे पास होता तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन हमारे पास एक्चुअल में कितने मोल हमारे पास मीथेन है, सिर्फ 0.1 मोल्स हैं। 1 मोल में अगर 10 मोल इलेक्ट्रॉन होते तो 0.1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 0.1 इंटू 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो जाते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है। अगर एक मॉलिक्यूल में मीथेन के सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन है तो 1 मोल मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, वहाँ पे
10 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 10 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अगर 1 मोल होता तब तो इतनी क्वांटिटी हमारे पास होती, बट हमारे पास 1 मोल है ही नहीं है, हमारे पास एक्चुअल में कितना है, आप यहाँ के वेट से कैलकुलेट करोगे कि यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 0.1 मोल है हमारे पास मीथेन। तो 0.1, इसके 1 मोल में अगर 10 मोल इलेक्ट्रॉन थे तो इसके 0.1 मोल में इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकल के कितना आ जाएगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11.2 लीटर ऑफ SO2 एट STP। अब देखिए ये गैसियस स्पीशीज़ की बात करी जा रही है, यहाँ पे आपको बोला कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताना है। तो हम पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले मोल्स निकाल लेते हैं, ठीक है। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट गिवन वॉल्यूम, गैसियस स्पीशीज़ की बात करी जा रही है ना, अपॉन 22.4 लीटर पर मोल, ठीक है। ये यूनिट्स का ध्यान में रखना है आपको। तो गिवन वॉल्यूम कितना है 11.2 लीटर, ये कितना हो गया 22.4 लीटर पर मोल। अब इसको जब सॉल्व करते हो तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.5 मोल। इसके 11.2 लीटर में SO2 के कितने मोल्स हैं, 0.5 मोल्स हैं सिर्फ, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर आपसे मॉलिक्यूल्स पूछा जा रहा है, अगर 1 मोल होता, अगर 1 मोल SO2 होता तो वहाँ पे इसके कितने मॉलिक्यूल्स रहते, 6.023 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स रहते, या फिर इसको आप एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कह सकते हो। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तब रहते जब हमारे पास 1 मोल SO2 होता। एक्चुअल में हमारे पास SO2 कितने हैं, 0.5 मोल है। तो बस हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, अगर 1 मोल में इतने होते तो 0.5 मोल में कितने हो जाएंगे, 0.5 इंटू एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते, ठीक है। तो इसके 11.2 लीटर में कितने मॉलिक्यूल हमारे पास हैं, 0.5 इंटू एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इन 5.6 लीटर्स एट STP। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने डायरेक्टली, तो n इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम कितना हो जाएगा 5.6 लीटर ओवर 22.4 लीटर पर मोल हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके नंबर ऑफ मोल्स निकल के चले आएंगे। तो 5.6 लीटर डिवाइड बाई 22.4 ये आपका आ जाएगा 1/4 मोल इक्वल्स टू 0.25 मोल्स, ठीक है। तो आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इन 5.6 लीटर्स एट STP, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 0.25 मोल्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कुछ और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो मोल कॉन्सेप्ट को आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन उतना ही ये ईजी लगेगा आपको। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये, और आपको बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है।